वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल जो होता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि वो पैसा जो बिज़नेस के अंदर हमें बिल्कुल बिज़नेस के कंप्लीशन तक चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, जिसको हमें लंबे टाइम के लिए बिजनेस में लगाना है। तो यहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जो ये शो करे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमने कैसे किया है, कहाँ से किया है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि आप देखें तो हमने यहाँ पे एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा लिया है। उस बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो हमने कैपिटल के अंदर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो लिखे, फिर लिखा है 8% प्रेफरेंस शेयर, फिर लिखा है आपका रिजर्व सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, और देन फिर हमने लिखे हैं 11% डिबेंचर। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स है, जो आपका 8% प्रेफरेंस शेयर है, जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं, और जो 11% डिबेंचर है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हुए, जैसे इक्विटी शेयर रहा, आपका 8% प्रेफरेंस शेयर रहा, आपका 11% डिबेंचर रहा, तो पेपर में आपसे इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्विटी शेयर्स होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी से वेरियस सोर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्स एंड इक्विटी फॉर द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे, डेट्स होते हैं डिवेंचर्स और इक्विटी होता है, ऊपर बैलेंस शीट में यदि आप देखें तो जो डिवेंचर के अलावा बाकी सब कुछ है वो क्या है, आपका इक्विटी है। डेट्स जो हमने लिए हैं यहाँ पे लॉन्ग डेट्स लिए हैं। लॉन्ग डेट का मतलब रहता है लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, ठीक है ना। ऐसे शॉर्ट डेट्स अपनी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। और इसके अलावा जो भी बैलेंस शीट में आपको दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विटी। तो हम यदि सिंगल लाइन में यदि बोलना चाहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, आपके इक्विटी और डेट्स होते हैं, उनका कंपोजिशन होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कि यदि हम डेफिनेशन देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू वेटसन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस एंड नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब है इक्विटी। तो ये जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसकी हमने डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होती क्या है। देखो, थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर ये होती है कि कैपिटल में किस किस को हमें इंक्लूड करना है, किसका कितना परसेंटेज रहेगा। हम जब किसी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा कॉम्पोजिशन लेना है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अर्निंग पर शेयर क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, याद हो आपको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कौन सा ऑब्जेक्ट सुपीरियर है, आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है। और वो क्यों सुपीरियर है, वो इसीलिए है कि जब हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। जो हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, ए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिक्योरिटी मिक्स दैट मिनिमाइज द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द फर्म्स। जो कॉस्ट को तो कम करता है लेकिन जो फर्म्स की अर्निंग रहती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो नेटवर्थ को जो बढ़ाता है वो कहलाता है आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओन फंड्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। फिर हम जो आपके डेट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे। ये तो हमें पता ही है कि दोनों ही क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, यदि हम बात करें ओन फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स की, तो उसके अंदर आपकी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर की पेमेंट को तो हम बाय बैक बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूँगा जब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा वहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमाइंडर लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करती है तो उसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोला जाता है। वो कब करती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, लास्ट में तब होता है। लेकिन उससे पहले इक्विटी शेयर को क्या कुछ नहीं मिलता ना, उनको मिलता है, जो उनको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर में लिखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर्स। हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि जो अर्निंग अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर्स की, उसमें नंबर
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करना है। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने नीचे परफॉर्मा पढ़ा है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में सेल्स दिया जाएगा। सेल्स कैसे निकलता है, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। उसमें से हमें किसको लेस करना होगा, वेरिएबल कोस्ट को। वेरिएबल कोस्ट कैसे निकलेगा, हमें वेरिएबल कोस्ट का रेशो दिया जाएगा सेल्स से, हम उसको इंटू कर देंगे सेल्स इंटू वेरिएबल कोस्ट रेशो, तो वेरिएबल कोस्ट अपने पास आ जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट को लेस करेंगे तो अपने पास जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा, और जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कंट्रीब्यूशंस में से यदि हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर दें तो अपने पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EBIT। कोई इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आएगा अपना लेस, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट टू डिवेंचर। इंटरेस्ट टू डिवेंचर हम क्यों कर रहे हैं, जब मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा, इक्विटी और डिवेंचर में, इक्विटी और डेट से मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो डेट्स होते हैं वो लोनर होते हैं। लोनर वो रहते हैं जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, और उनका जब पैसे की उनको ज़रूरत होती है हमें उनको पैसा फिर इंटरेस्ट वापस लौटाना होता है। और इक्विटी जो होता है वो ओनर होते हैं, ठीक है ना। इक्विटी के जो ओनर की फॉर्म में होते हैं उनको पैसा हमें सबसे लास्ट में देना होता है। इसलिए जब भी अपनी अर्निंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है ना। फिर हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट टू डिवेंचर, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डिवेंचर इंटू इंटरेस्ट रेट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। उस इंटरेस्ट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हम लेस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा, और इस अर्निंग बिफोर टैक्स से हम फिर टैक्स लेस करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स इंटू टैक्स रेट। मान लीजिए अर्निंग बिफोर टैक्स आपका 1 लाख है और टैक्स रेट आपकी 30% है, तो 1 लाख का 30% टैक्स आ जाएगा आपका 30,000। तो अर्निंग आफ्टर आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स जो बचेगा वो कितना बचेगा, आपका 70,000 बचेगा। अब ये जो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है इस पर अब किसका राइट्स है, इक्विटी का। और इक्विटी में दो रहते हैं, आपको हमने बताया था कि इक्विटी का मतलब ये नहीं इक्विटी शेयर, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें दो रहते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर के नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस का मतलब पूर्वाधिकार, जिन्हें पहले से प्रेफरेंस होगा। तो जब हम बात करते हैं जो अपनी इक्विटी थी उसको डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो पहले हम इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो इसलिए हम इनको प्रेफरेंस डिविडेंड भी बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन में 8% प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है, तो हमें उस प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल 100 रुपये को डिविडेंड रेट 8% इंटू करना होगा, तो अपने पास 8 रुपये जो आएगा वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा। उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हम जो लेस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अब ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर बचा, ये हमने ऊपर अर्निंग पर शेयर निकालते समय हमने आपको बताया था अर्निंग पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे, रिमेंबर पॉइंट में लिखा हुआ है अर्निंग पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे, अर्निंग अवेलेबल जो इक्विटी शेयर आएगा उसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमने थ्योरी यहाँ पे पढ़ी है इस सब का ऑब्जेक्ट बस इतना था, आपको ये बताना था कि जब हम अर्निंग में से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो हम डेट्स को करें इंटरेस्ट का, चाहे वो हम प्रेफरेंस शेयर को करें डिविडेंड का, चाहे हम इक्विटी शेयर्स को दें, तो उसको हम एक सीक्वेंस से देते हैं। हम सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं जैसे समझिएगा, ये शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जब हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आपके डिवेंचर होते हैं उनको लिस्ट डी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, लिस्ट डी में रखा जाता है। प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट एफ में रखा जाता है, प्रेफरेंस में एफ आ रहा है ना, एफ है ना। और जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको लिस्ट जी में रखा जाता है, लिस्ट जी में रखा जाता है इक्विटी शेयर्स को। आपको बस ये देखना है कि डिविडेंड के बाद हमें डिवेंचर के बाद डी से डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है, फिर प्रेफरेंस शेयर को एफ से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, डी एफ आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी हमने पहले ही बताया था कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होता है इक्विटी, तो फिर प्रेफरेंस को जब हम डिविडेंड दे देंगे तो उसके बाद किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर के लिए पैसा बचेगा। तो इस सारी स्टोरी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हम आगे डिफरेंस समझेंगे वो डिफरेंस हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना लोन फंड डेट्स जो होते हैं, वही आपको बताइए कि ये जो हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं डेट्स कैपिटल, तो कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट और डेट्स होता है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इससे पहले हमने इक्विटी पढ़ा था, शेयर होल्डर फंड पढ़ा था, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट था पर वो किससे था, इंटरनल सोर्स से था। तो जब हम दोनों में डिफरेंस करेंगे
इक्विटी और डेट्स में, तो हम इसको नीचे वाले को डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर को हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, है ना। कुल मिला के हमने अभी ये समझा कि जो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों ही रहते हैं, इक्विटी और डेट्स दोनों ही रहते हैं। इक्विटी के अंदर हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड करते हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, पर ये किससे होता है, इंटरनल सोर्स से। और जो अपने डेट्स होते हैं जिसको हम डिबेंचर बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, पर वो किससे होता है, वो एक्सटर्नल सोर्स से होता है। अब हमें वन बाय वन दोनों में डिफरेंस समझना है कि अपना कि इक्विटी और डेट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम आते हैं ओनरशिप के बेस पर, कि ओनरशिप के बेस पर कि किसको ओनरशिप में शेयर मिलेगा और किसको शेयर नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेट्स होते हैं वो एक तरीके से लोनर कैपिटल होती है, और लोनर कैपिटल वो किस बिजनेस में पैसा किस लिए लगाते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट मिले। तो उनका ओनरशिप से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको खाली क्या रिटर्न की फॉर्म में इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो जो आपके शेयर होल्डर होते हैं वो तो ओनरशिप में शेयर लेते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स को खाली लोन की फॉर्म में वो जो लोन देते हैं एज ए लोनर वर्क करते हैं। जैसे हम देखें, फर्स्ट ओनरशिप का पॉइंट है द शेयर ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स ओनरशिप टू द शेयर होल्डर, ओनरशिप शेयर होल्डर को मिलती है। और जो डिबेंचर होल्डर के लिए बोला है, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी हु प्रोवाइड लोन टू द कंपनी, वो ओनर नहीं होते। फिर हम बात करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हमने उनका नाम क्या रखा है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसको हम शेयर होल्डर वर्ड यूज़ लेते हैं, ऐसे डिबेंचर है तो उसको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो पर्सन होल्डिंग शेयर इज नोन एज ए शेयर होल्डर, पर्सन होल्डिंग डिबेंचर इज नोन एज ए डिबेंचर होल्डर। अब हम बात करें सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जो उन्होंने पैसा लगाया है उसके बदले में उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की फॉर्म में जो मिलेगा, जैसे डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सर्टेन है फिर नहीं है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने 11% डिबेंचर लिखा हुआ था, तो उसका मतलब है यदि डिबेंचर 100 रुपये का है तो उस पर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपना कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, अपना डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न किसकी केस में होता है, डिबेंचर के केस में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन द केस ऑफ लॉस फॉर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर रिसीव द इंटरेस्ट इवन इफ देयर इज ए नो प्रॉफिट। देखो क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि इस पर इंटरेस्ट मिलता है और उस पर मिलता है डिविडेंड। बस यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझ लेनी है कि यदि हम लॉस की सिचुएशन में हैं तो क्या डिविडेंड और इंटरेस्ट में से किसका पेमेंट होगा। तो लोनर जो हैं वो तो इंटरेस्ट लेके ही मानेंगे, ठीक है ना, तो उनको तो हमें पे करना है चाहे हमें लॉस हो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को हम लॉस के केस में डिविडेंड नहीं देंगे। तो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न किसकी होती है, डिबेंचर में सर्टेन होता है रिटर्न, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर में रिटर्न सर्टेन नहीं होता। अब हम बात करेंगे कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है परिवर्तन, कि जो अपने शेयर होल्डर हैं उनको हम डिबेंचर में क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, ओनर को लोनर में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके अलावा हम डिबेंचर को क्या इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिबेंचर को हम शेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब लोनर को ओनर में ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबिलिटी को भी हमने समझा कि जो शेयर होल्डर हैं वो डिबेंचर होल्डर बन सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर नहीं बन सकते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब बात करेंगे हम कंट्रोल की। कंट्रोल की यदि हम बात करें तो वोटिंग राइट के बेस पर कंट्रोल का राइट उसे ही होगा जिसको वोटिंग का राइट होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट था तो वो कंट्रोल करते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता तो उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हमने जब इक्विटी और डेट्स में डिफरेंस को समझा है तो हम इक्विटी के अंदर ही इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें सेम आएंगी, जैसे रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा कि आपने प्रेफरेंस शेयर के अंदर देखा था कि 8% प्रेफरेंस शेयर ऊपर लिखा हुआ था, तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पर क्या होती है, पहले से डिसाइड होती है, जबकि इक्विटी शेयर पर ऐसी कोई रेट पहले से डिसाइड नहीं होती, वो ईयर बाय ईयर कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड एट ए फिक्स रेट, उनका प्रॉफिट्स पर कोई उतार चढ़ाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो उनको मिलता है। एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर ऑफ डिविडेंड जब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पास्ट ईयर में लॉस होने के कारण किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन बनता है। तो उसका आंसर है नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को जो एरियर डिविडेंड है वो नहीं मिलता। जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में यदि प्रेफरेंस शेयर कुमुलेटिव है तो उसको लास्ट ईयर का एरियर ऑफ डिविडेंड मिलेगा।
ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे रिडम्पशन की। रिडम्पशन की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की जो लिस्ट है वो किस प्रकार हमने डिसाइड की है। प्रेफरेंस शेयर को एफ लिस्ट है और इक्विटी शेयर की जी लिस्ट है। तो रिडम्पशन इसी सीक्वेंस से होता है, जिसमें मैंने आपको एफ और जी बोला ना, इससे पहले और भी आता है अपना सी आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डी आता है डिबेंचर, एफ डी के बाद ई आता है अनसिक्योर क्रेडिटर, फिर एफ आता है आपका प्रेफरेंस शेयर, फिर जी आता है आपका इक्विटी शेयर। तो इसी सीक्वेंस से हम रिडम्पशन करते हैं। पहले सी को करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, फिर डी को करते हैं डिबेंचर को करते हैं, फिर ई को करते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर को, फिर ई के बाद एफ को करते हैं प्रेफरेंस शेयर को। तो रिडम्पशन की यदि हम बात करें तो पहले तो रिडम्पशन डिबेंचर का होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा। और जबकि इक्विटी शेयर का क्या होता है, बाय बैक, वो कब होगा, वो लिस्ट जी के अंदर होगा, वो प्रेफरेंस शेयर के बाद में होगा। तो इक्विटी यहाँ पे लिखा हुआ रिडम्पशन में इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड एक्सेप्ट अंडर द स्कीम इन्वॉल्विंग रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। इक्विटी शेयर का कभी रिडम्पशन नहीं होता, उनका बाय बैक होता है। ये